अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर इंग्लिश ट्रेनर मिस्टर मोहम्मद तनवीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बेच स्टार्ट की है। फाउंडेशन से मुराद जो आपकी फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी टेस्ट में इंग्लिश के ऊपर काम करने के लिए या इंग्लिश के टेस्ट को, इंग्लिश के तमाम पोर्शंस को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने आपको ये कोर्स स्टार्ट किया है जो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाता हूं। मैंने पहले एक लेक्चर में आपको वैल्यू नंबर 1 में, फंडामेंटल वैल्यूज नंबर 1 में, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर तरीके से बात किया था कि इंग्लिश को हम एज ए लैंग्वेज ट्रीट करते हैं और एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। लेकिन लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात हो रही है कि यहां पे लैंग्वेज की जो अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज हमारे पास एक एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि अप्रोच पे चलता है। कोई भी लैंग्वेज जब टेस्ट आप सॉल्व करते हैं तो जब टेस्ट को क्या टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को आपने ट्रीट करना होता है एज ए लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को आपने एज ए लैंग्वेज ट्रीट करना होता है। अब उसको उसी एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए आप दो तरीके से चलते हैं। अगर आपने, एक होता है हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच के मुताबिक अगर आप टेस्ट को पास करते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सब्जेक्टिव अप्रोच में आप रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन की वजह से आपको फिर प्रॉब्लम बन जाती है। इंग्लिश में रूल एंड रेगुलेशन का कोई नाम का चीज नहीं है। इंग्लिश टोटली कंसेप्ट और फैक्ट पर मबनी है और कंसेप्ट और फैक्ट के जरिए आप जो है इंग्लिश को एक अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज इस दूसरे लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक चीजें शेयर करूंगा, ठीक है, कि हमारे पास एक सब्जेक्टिव अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच की हम बात करें लैंग्वेज के तौर पे। सब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद होता है हमारे लिए कि आप अपने ओपिनियंस पे किसी चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है जो आपसे रिक्वायरमेंट की जाती है। टेस्ट जितने भी होते हैं उसको आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच के तौर पे यानी हल करना होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के मुताबिक आप इसको हल करेंगे। अब देख लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मैंने आपको बात की थी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हैं। लैंग्वेज को किसकी जरूरत होती है? साउंड की जरूरत होती है, ठीक है। लैंग्वेज को किसकी जरूरत होती है? साउंड की जरूरत होती है। जब लैंग्वेज को साउंड की जरूरत होती है तो साउंड का जो रिटन फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? लेटर होता है। यहां तक पहले वीडियो में हमने बात की थी। अब इसी साउंड को मैंने क्या किया था? दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक मैंने बताया था कि आपके पास वोकल साउंड होता है और दूसरा मैंने बताया था कॉन्सोनेंट साउंड। देख लीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में मैंने बात की थी। साउंड टोटल मैंने बताया था कि 44 होते हैं, ठीक है, और जिसमें वोकल साउंड आपके पास 20 थे और कॉन्सोनेंट साउंड आपके पास क्या थे? 24। यहां तक हमारी बात हुई थी। और फिर मैंने साउंड की रिटन फॉर्मेशन की बात की थी कि साउंड के रिटन फॉर्मेशन क्या होता है? लेटर होता है। देखिए, साउंड अगर आप देखिए तो साउंड को सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं? आप अगर म्यूजिक के साउंड देखते हैं तो आपके पास कुछ यू निशान बनते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ यू निशान बनते हैं, आपके पास कुछ यू निशान बनते हैं। ये एक म्यूजिक का एक सिंबल होता है, इसको लिखा नहीं जा सकता। साउंड को लिखने के लिए फिर हमने क्या किया है? साउंड को लिखने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल एक साउंड जो हमने किया, तो एक साउंड लिखने के लिए फिर हमने क्या किया? एक साउंड को लेटर में कन्वर्ट कर डाला, जैसा कि ए है आपके पास, फिर आपके पास बी, इस तरह सी, ये की बात की जा रही है। तो इस साउंड का जो रिटन फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या कहलाता है? ए बी सी क्या कहलाता है? लेटर्स कहलाते हैं। अब ये लेटर भी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड किए गए थे। एक को मैंने नाम दिया था वाउल्स लेटर्स, वाउल लेटर्स का नाम दिया था, और दूसरी जो हमारे पास थी वो क्या थे? कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर। अब वाउल्स लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स में क्या फर्क है? सिर्फ जो भी आपके पास वोकल साउंड की रिटन फॉर्मेशन है वो कहलाता है वाउल्स लेटर्स। जो आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड की रिटन फॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। यानी साउंड को रिटन फॉर्म में लाने के बाद हमारे पास यानी लेटर्स की हमने दो टाइप्स रखे। एक को हमने वावल्स लेटर कहा और दूसरे को हमने कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा। वावल्स लेटर्स क्या होते हैं? वावल्स लेटर्स इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ द वोकल साउंड।
कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, लेटर हमारे पास क्या होता है? लेटर जैसे कि मैंने बता दिया कि भाई साउंड की एक रिटन फॉर्मेशन होती है, यानी फॉर एग्जांपल आप एक साउंड क्रिएट करते हैं, उसका एक रिटन फॉर्म आपके पास मौजूद नहीं होता, तो रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें क्या मिले हैं? हमने लेटर लेके हैं, और उसी लेटर को जब हमने, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे? 26 टोटल हमारे पास लेटर आ गए। अब वाउल लेटर जो है वो हमारे पास, ये सबको पता है कि 5 है, और कॉन्सोनेंट लेटर सबको पता है कि ये हमारे लिए 21 है। अब सर सवाल यहां पे ये है कि साउंड अगर आपके पास कितने हैं? साउंड अगर आपके पास 44 है, अगर साउंड की रिटन फॉर्मेशन जो है वो लेटर है, तो फिर तो लेटर भी आपके पास कितने होने चाहिए? 44 होने चाहिए। तो ये डिफरेंस क्यों है? यानी ये लेटर जो साउंड की जो साउंड है वो भी फिर ये होने चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे पास लेटर्स कितने हैं? लेटर 26 है। अब ये 26 क्यों है? अब जरा देख लीजिएगा, 26 इसी वजह से कम पड़ गए हैं लेटर्स हमारे पास, इस 26 अब ये इसी वजह से कम पड़ गए हैं क्योंकि दो मुख्तलिफ किस्म के साउंड के लिए, यानी दो मुख्तलिफ किस्म की आवाज एक साउंड, एक लेटर क्रिएट करता है, यानी एक लेटर्स में दो मुख्तलिफ किस्म की साउंड पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा, ठीक है, मैंने ए लिखा, ए जो आपके पास है, जैसा अगर आप अल्लाह लिखें तो देखें ए जो है वो आ का साउंड क्रिएट करता, लेकिन अगर फिर ए आप ले लें तो ए के लिए आप क्या करें? आप एट्रीब्यूट लिखें, तो यहां पे देखिए ए का साउंड करता और यहां पे आ का साउंड करता है, तो इस वजह से एक ही लेटर ने दो साउंड को क्रिएट, यानी एक अपने उसमें किया, एक लेटर है, दोनों साउंड को, दो किस्म साउंड को किया, तो इसी वजह से साउंड हमारे पास कितने बन गए? कम पड़ गए। अब याद कीजिएगा, बात में लेके जाता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, जो आप रोजमर्रा जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं उसकी बेसिक की कोई जरूरत होती है। वो बेसिक को अगर आपने पहचान लिया है तो इट मींस यू विल बी एबल टू क्वालिफाई ईच एंड एवरी काइंड ऑफ टेस्ट, even a low level test or an advanced level test. There will be no any kind of difficulty for you people when you attempt the paper, when you attempt the paper or test. So you will be qualified easily. You will be feel very comfortable during a test because you know about the basic. If your basic is strong, it means you will be confident. You will be feel a confidence. After the confidence, you will believe in yourself because believe in yourself is also known as a confidence. So confidence can make, after this you will attempt the test with very high score. Got it? So अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब ये तो मैंने बता दिया था कि भाई टोटल हमारे पास क्या है, अगर लेटर्स में बात करूं तो लेटर हमारे पास टोटल 26 है, 26 है। मैंने ये बताया था कि 26 लेटर्स को, एक को हमने कॉन्सोनेंट की बात की है और एक को हमने वॉवल्स की बात की है। अब यहाँ पे देखिए, इस लेटर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ये बात की थी कि अगर मैं बताऊं कि ए क्या है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ए आपके पास एक लेटर है। अगर मैं बताऊं कि ए एम क्या है, आप कहेंगे कि ये सर लेटर्स है। अब और कीजिएगा कि लेटर्स, और अगर मैं बताऊं कि ए टू जी क्या है तो आप कहेंगे सर ये अल्फाबेट है। इसके लिए आप अल्फाबेट कहेंगे, इसके लिए आप अल्फाबेट को बोलोगे, इसके लिए आप लेटर्स नहीं बोल सकते। यानी कंप्लीट सेट जो है ए से लेकर ए टू जी को आप क्या बोलोगे? आप अल्फाबेट बोलोगे, इसको आप लेटर्स नहीं बोल सकते, इसको आप लेटर भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये सिंगुलर है। लेकिन प्लूरल भी अगर हो, ए से लेकर 26 तक कंप्लीटली प्लूरल है, लेकिन आप इसको लेटर्स नहीं कह सकते, इसको आप लेटर कहेंगे, ये याद रखिएगा। अब यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा आप ये लिख सकते हैं मोर देन वन, और लेस देन 26 की बात की जा रही है, यानी मोर देन वन और लेस देन 26 की बात की जा रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लेटर्स, ठीक है। और अगर कंप्लीट सेट आपके पास है ए टू जी तो इसका मतलब है कि ये अल्फाबेट है। अब याद कीजिएगा कि सर ये अल्फाबेट है या अल्फाबेट्स है। याद कीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको अल्फाबेट्स का नाम देते हैं, ये अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। अल्फाबेट्स का मतलब क्या है? लैंग्वेज। और अल्फाबेट्स जो है ये लैंग्वेज कहलाता है, अल्फाबेट जो है ये क्या कहलाता है? ए टू जी।
यानी द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, ये याद कीजिएगा। अब ये तो आपको पता चला कि अगर सिंगल कोई हो तो लेटर्स होगा, मोर देन वन लेस देन 26 हो तो लेटर्स होगा, और कंप्लीट सेट यानी A to Z हो तो वो हमारे लिए क्या होगा, अल्फाबेट होगा। ये तो आपको कंप्लीट पता चल गई है। लेकिन अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, यहां पे मैंने यहां पे कहा कि भाई M क्या है, आपने कहा सर M इज अ लेटर, ये एक लेटर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा T R A M S, मैंने कहा ट्रांस। आपने कहा सर ये T R A M S ये हमारे पास क्या है, लेटर्स है। मैंने कहा वेरी गुड, यानी M क्या है, सिंगुलर है, इसी वजह से लेटर है, और T R A M S जो है ये लेटर है, ये लेटर्स है। क्यों? क्योंकि सर ये मोर देन 1 है और लेस देन 26 है। 1 2 3 4 5 यानी 5 लेटर्स है, तो इट मींस कि 5 लेटर्स ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये प्लूरल है तो हम इसको लेटर्स कहेंगे, और यहां पे ये सिंगुलर है तो हम इसको क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। याद कीजिएगा। अब जरा देखिए सर ये तो एक चीज है। अब दूसरी चीज, अगर मैंने यहां पे लिखा इसी लफ्ज को, मैंने लिखा SMART, मैंने कहा ये क्या है। अब देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 ये भी 5 लेटर्स है, ये भी 5 लेटर्स है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप मुझे क्या जवाब दोगे कि ये लेटर है, लेटर्स है, या लेटर है, या नॉन ऑफ दीज है। अब जरा देख लीजिएगा ये पॉइंट, आप देख लीजिएगा। हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको बेसिक का पता ना हो तो आप बेसिक से लेकर आसमान से बातें करोगे ना, तो आपको जमीन पे चलना नहीं आता, और आसमान पे चलने की कोशिश करोगे ना, हवा में जाने की कोशिश करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दैट यू कैन अचीव योर गोल। फर्स्ट you will be make your fundamental right, you should need to strong your basic, and then you will be move forward for the advanced. If you have a smart, if you are smart in a basic or advanced learning, it means your so basic learning, it means you will be feel very comfortable in according to an advanced level. But the first thing is the fundamental. If you have a fundamental knowledge, the fundamental knowledge is, it means बेसिक नॉलेज। करेक्ट? सो अभी आप देखिए सर, इसको अगर आपने लेटर्स बोला तो ये भी गलत है, लेटर बोला तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सर सिंगुलर तो नहीं है। जब सिंगुलर नहीं है तो ये गलत है। सर प्लूरल तो है, जब प्लूरल है तो आपको फिर इसको लेटर क्यों नहीं कहते, ये तो लेटर्स होना चाहिए, यानी मोर देन, लेकिन ये नॉन ऑफ दीज है, ये नॉन ऑफ दीज है। नॉन ऑफ दीज क्यों है सर? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास टी आर, यहां पे मैंने लिखा है कि टी आर ए एम एस, ये भी मैंने लिखा है, ये भी क्या है, इक्वल टू 5 लेटर है। अब यहां पे देखें, अगर मैं MASMART लिखूं, ये भी हमारे पास 5 है, लेकिन आप इसको लेटर्स कहते हैं और इसको लेटर्स नहीं कहते। इसका रीजन, ये लेटर्स नहीं है और ये लेटर है। रीजन क्या है? हालांकि सर ये भी आपके पास नंबर 1 जो है और ये नंबर 2, ये भी 5 लेटर्स पे डिपेंड है, मुश्तमिल है, और ये भी 5 लेटर पर मुश्तमिल है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब इस चीज को देख लीजिएगा। मैंने आपके साथ बात की है कि भाई स्मार्ट आपके पास एक SMART, ये आपके पास लेटर्स नहीं है, हालांकि दिस इज आल्सो लेस देन 26 एंड मोर देन 1, एंड TRAMS ट्रांस जो है, this is also 5 letters, but you see this is letters and these are not letters. So what does it mean? These are letters and these are not letters. So what is the basic difference between this? अब इस चीज को देख लीजिएगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप बात कर ले इस चीज को, तो हम जरा प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट से देखते हैं। ये चीज आपको मालूम है, ये फर्स्ट क्लास की बात हो रही थी जो मैंने आपके साथ अभी तक बात शेयर की। अब हम एडवांस पे आगे चलते हैं, यानी लेक्चर को बढ़ाते हैं अपनी उसकी तरफ। अब जरा देखिए,
मैंने आपको सबसे पहली चीज जो बताई है, वो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई कि इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह? लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है। लैंग्वेज को जरूरत होती है साउंड की, और साउंड की रिटन फॉर्मेशन है लेटर। अब जरा देखिए, लेटर के बाद हमें क्या मिलता है। मैंने आपको बताया कि भाई स्मार्ट जो है, MARASRT जो है स्मार्ट। अब ये देखिए, ये आपका लेटर्स नहीं है, ठीक है, और ये लेटर्स नहीं है। और जो TRAMS जो है, ये आपके लेटर्स है। अब सर ये लेटर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या चीज है, ये जरा देख लीजिएगा। अब यहां पे आपको कोई और चीज मिलता है। अब ये अगर देखें तो आप कहेंगे कि सर जो स्मार्ट है, जो लेटर्स है, ये क्या होते हैं? ये मीनिंगलेस होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन जो लेटर्स की कॉम्बिनेशन हो वो मीनिंगफुल हो, तो वो कुछ कोई और चीज होता है। जो मीनिंगफुल हो तो वो क्या होता है? वो कुछ और चीज होता है। मैंने कहा फिर क्या होता है? आपने कहा सर ये हमने सीखा था कि भाई आप अगर देखिए स्मार्ट की बात करें तो सर सॉरी, जो मीनिंगफुल हो, यहां पे लिख लीजिएगा, जो मीनिंगफुल हो, ठीक है, और ये मीनिंगलेस है, ठीक है। अब स्मार्ट की अगर बात करें तो सर आपने कहा ये मीनिंगफुल है, तो स्मार्ट हमारे पास क्या है? एक वर्ड है सर, ये एक वर्ड है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, और ये हमारे पास एक वर्ड नहीं है, यानी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये मतलब ये हुआ कि लेटर्स की कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है? लेटर के बाद हमें वर्ड मिलता है। समझ आ रही है? लेटर के बाद हमें क्या मिलता है? वर्ड मिलता है। अब हमें पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले साउंड की जरूरत, साउंड लेटर, साउंड की रिटन फॉर्मेशन लेटर, और लेटर की कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। अब जरा देखिए, यानी हमने ये कहा कि कलेक्शन ऑफ लेटर जो है, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल letters are called, collection of meaningful letter is called word। अब जरा देखिए, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे हुरूफ का, यानी मोर देन वन, लेस देन 26, बट इट विल बी मीनिंगफुल, सो ये आपके लिए क्या कहलाता है? ये वर्ड कहलाता है। ये याद कीजिएगा, यानी लेटर वर्ड्स के हमारे पास रिटन फॉर्मेशन ऑफ द लेटर है, रिटन सॉरी वर्ड जो आपके पास है वो आपके पास कलेक्शन ऑफ लेटर्स है व्हिच हैव अ मीनिंगफुल साउंड। एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा मजमुआ जो मीनिंगफुल साउंड होता है, तो वो आपके क्या होता है? लेटर्स होते हैं, सॉरी वर्ड होता है, मीनिंगफुल साउंड। और जो लेटर होगा, यानी अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कलेक्शन ऑफ लेटर जिसका जो मीनिंगफुल हो, जो मीनिंगफुल हो, तो उसको आप लेटर्स नहीं कह सकते, उसको आप क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। और ऐसा कलेक्शन ऑफ लेटर, मोर देन वन लेटर, व्हिच डोंट हैव अ मीनिंगफुल, विद डोंट हैव अ मीनिंगफुल, इट मींस इट विल बी कॉल्ड लेटर्स। अब याद कीजिएगा कि हमारे पास क्या आया? वर्ड आया। अब इस वर्ड से हमें कुछ चीज मिलेंगे, ये याद कीजिएगा। ये वर्ड हमारे पास क्या है? हमें ये पता चल गया कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। एक वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड की हमारे पास क्या चीज है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ लेटर होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और दूसरा क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होगा। अब जब ये मीनिंगफुल साउंड है तो इट मींस यहां पे हमें ये पता चलता है कि एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स वो मीनिंगफुल साउंड देता है, तो वो एक वर्ड कहलाता है। तो वर्ड की डेफिनेशन हम कुछ यूं करेंगे। अब देख लीजिएगा, हम पहले बेसिक से पढ़ते हैं कि भाई वर्ड की तारीफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें बुनियादी उसका पता नहीं कि ये कहां से है। ये पूरे की पूरा रास्ता है कि जाने के बाद फिर आपको क्या मिलता है? लेटर वर्ड मिलता है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साउंड की जरूरत, साउंड की रिटन फॉर्मेशन लेटर हुआ, और लेटर्स की कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल साउंड दे दे वो हमारे लिए क्या बना? वर्ड बना। अब इस वर्ड से क्या मिलता है जरा देख लीजिएगा। अब अगर मैं आपको यहां पे ये लिखूं, ये तारीफ को देख ले, अगर मैंने यहां पे लिखा कि भाई ORANGE,
आपसे मैंने पूछा कि ये लेटर है, लेटर्स है या क्या चीज है। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 लेटर्स की कॉम्बिनेशन तो है, 6 लेटर्स की कॉम्बिनेशन तो है सर, ये अल्फाबेट तो नहीं है ना लेटर है। और लेटर्स की बात करेंगे लेकिन ये हमारे लिए क्या है, ये आपके पास एक मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करता है, मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करता है। जब लेटर्स मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करें तो आप कहते हैं कि सर ये हमारे लिए क्या है, एक वर्ड है। मैंने कहा वेरी गुड, ये वर्ड तो है लेकिन आपको क्या मालूम नहीं है कि ये क्या है। अगर मैं आपसे बता दूं, आपसे पूछूं कि भाई ऑरेंज क्या है, आप मुझे कहेंगे सर ऑरेंज ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो ऑरेंज एक नाउन कहलाता है, क्योंकि आपने इतना तो सुना ही होगा कि द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और आर इज कॉल्ड नाउन, तो ये ऑरेंज कहलाता है। अब जब इधर देखिए द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और आर इज कॉल्ड नाउन। अब यहां पे ऑरेंज क्या है, किसी चीज का नाम है कि नहीं। सिंपली मैं बात करूं, अब देखिए इससे मजीद फिर आपको नाउन के जब मैं डिफाइन करूंगा तो नाउन आपको और भी बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जरा देख लीजिएगा। अब सर ये एक वर्ड तो है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये एक वर्ड है। और फिर मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, स्टूडेंट्स कहता है कि सर ये वर्ड है। मैंने कहा वर्ड तो है लेकिन ये ग्रामेटिकली क्या है, उसने कहा सर ये आपके पास एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। मैंने कहा वेरी गुड, दोनों स्टूडेंट्स ठीक है, एक कहता है वर्ड है, दूसरा कहता है नाउन है। दोनों स्टूडेंट्स को आप क्या करेंगे, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत है। उसने कहा कि सर, आपने पूछा कि वर्ड कैसे, आपने स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है एंड मीनिंगफुल साउंड है, सो बिकॉज़ ऑफ दिस आई कैन से दिस इज अ वर्ड। तो फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि आप क्यों कहते हैं कि नाउन है, उसने कहा कि सर द नेम ऑफ एनीथिंग है, द नेम ऑफ एनीथिंग की मतलब नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, तो दोनों स्टूडेंट्स करेक्ट थे। यदि इसका मतलब है कि ऑरेंज जो है ये आपके पास एक लफ्ज भी है और साथ साथ क्या है, एक नाउन भी है। नंबर 2, अब दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं लिखूं कि दे, मैंने लिखा कि THEY, मैंने कहा ये क्या है, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये एक मीनिंगफुल लेटर्स है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है लेकिन मीनिंगफुल है। मैंने कहा फिर स्टूडेंट ने कहा सर ये भी आपके पास एक क्या है, एक वर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर नहीं, एक और चीज भी है। मैंने कहा क्या है, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये आदमी को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, मैंने कहा कि भाई आसिम एंड अली, एज आसिम एंड अली और ब्रदर्स, फिर लिखा कि दे लिव इन कोहाट। अब आपने कहा कि सर ये आसिम एंड अली को रिप्रेजेंट करने के लिए दे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने कुछ यूं देखा कि सर जो नाउन और प्रोनाउन की, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज होगा, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आपने प्रोनाउन का नाम दे दिया, उसको आपने प्रोनाउन का नाम। एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर दे प्रोनाउन है, दूसरा कहते हैं कि वर्ड है। अब दोनों स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नाउन भी, प्रोनाउन भी है और वर्ड भी है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे लिखा कि विंड। तो विंड जब मैंने लिखा तो स्टूडेंट ने कहा कि सर विंड जो है ये आपके पास एक मीनिंगफुल साउंड है, एक मीनिंगफुल साउंड है। जब मीनिंगफुल साउंड है तो इट मींस कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, WENT, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। तो सर ये भी आपके पास क्या रहा, एक वर्ड रहा। मैंने कहा बिल्कुल वर्ड तो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर वर्ड है लेकिन ये तो हमारे लिए एक जाने की बात की जा रही है, एक्शन की बात की जा रही है। मैंने कहा फिर तो सर एक्शन जो शो करे तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक वर्ब कहलाता है। मैंने कहा बिल्कुल आप भी ठीक है। अब नंबर 4 मैंने लिखा कि भाई जैसे कि मैंने कहा कि फास्ट, ठीक है। अब वेंट के साथ मैंने फास्ट लिखा, दे वेंट फास्ट, दे वेंट फास्ट। अगर देखें तो दे आपके पास वर्ड है, प्रोनाउन हुआ, वेंट आपके पास वर्ड है, वर्ब हुआ। अब फास्ट आपके पास सर ये भी हमारे पास एक तेज को कहते हैं, यानी मीनिंगफुल है,
ये मीनिंगफुल साउंड है। मैंने कहा फिर, तो आपने कहा, स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये भी एक आपके पास एक वर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल एक वर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर जाने की एक्शन की मीनिंग में वजाहत करता है, और एक्शन की मीनिंग में वजाहत की जाए तो फिर वो हमारे लिए क्या होता है, एक एडवर्ब का काम करता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब देख लीजिएगा यहां पे जितने भी है मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे एक वर्ड के तौर पे काम की जा रही है। हमें कुछ चीज यहां पे प्रोवाइड की जा रही है कि वर्ड एक्चुअली होता क्या है। ये वर्ड हम किस तरीके से वर्ड्स को हम डिफाइन तो करते हैं, लेकिन वर्ड की एक्चुअली वर्ड होता क्या है, कहां से हम इसको ट्रीट करते हैं, कहां से हम इसको डील करते हैं। सो यहां पे एक वर्ड्स की हमें पता चलता है कि एक्चुअली वर्ड क्या है। अब नंबर 5 देखें। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने लिखा कि ब्यूटीफुल। मैंने क्या लिखा, ब्यूटीफुल लिखा। अब जब मैंने ब्यूटीफुल लिखा तो लाजमी आपने कहा कि सर व्हाट इज ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि दिस इज ब्यूटीफुल। तो आपने कहा दिस क्या है सर, ये प्रोनाउन है, और दिस के लिए कोई चीज के लिए आप इशारा करते हैं तो उसका मतलब वो खूबसूरत है। तो खूबसूरत जो है आप इसका एक मीनिंग की बात की जा रही है। तो जब मीनिंग की बात की जा रही है तो ये भी आपके सामने एक वर्ड है। तो अब मैंने कहा कि भाई ब्यूटीफुल क्या है, आपने कहा सर वर्ड है, और दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर ये तो किसी चीज की खूबसूरती की बात कर रहा है। तो जब खूबसूरती की बात कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। मैंने कहा वेरी गुड, आप भी ठीक कह रहे हैं। अब नंबर 6 अगर आप बात कर ले तो 6 में मैंने लिखा कि बिफोर। ठीक है, मैंने कहा आई saw him before reach the alley। अब बिफोर जो है आपने कहा सर ये भी आपके सामने एक मीनिंगफुल साउंड है, एक मीनिंगफुल साउंड है तो वर्ड है। मैंने कहा वर्ड, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर नहीं ये तो आपके पास एक प्रेपोजिशन है। अब नंबर 7 फिर मैंने लिखा, मैंने कहा कि भाई दैट, कुछ अल्फाजों को मैंने आपस में जोड़ा। तो स्टूडेंट ने कहा सर ये जो अल्फाज आपने जोड़े ये मीनिंगफुल है। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ, उसने कहा सर ये तो वर्ड है। मैंने कहा वर्ड है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर ये तो आपके पास एक कंजंक्शन है। नंबर 8 मैंने फिर से कहा कि वाव। मैंने लिखा अलॉस। तो स्टूडेंट ने कहा कि यस सर ये भी हमारे लिए एक वर्ड है, एक मीनिंग देता है गम की, खुशी की। ठीक है ना, वाव खुशी का, खुशी, और अलास जो है वो उसका, और ये भी आपके पास एक वर्ड है। तो मैंने कहा फिर स्टूडेंट ने कहा कि सर ये तो हमारे लिए एन ऑब्जेक्शन है। तो ये एन ऑब्जेक्शन। अब जरा देख लीजिएगा आप यहां तमाम के तमाम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यहां से लेकर कलेक्शन ऑफ लेटर्स, सारे के सारे कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। लेकिन कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये सारों को वर्ड्स का नाम दिया गया है। और फिर हर एक आपस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड एन ऑब्जेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने मैंने लिखा, क्या मैंने लिखे, नंबर 1 मैंने लिखा नाउन, नंबर 2 मैंने लिखा प्रोनाउन, एंड नंबर 3 मैंने लिखा वर्ब, एंड नंबर 4 मैंने लिखा एडवर्ब, नंबर 5 मैंने लिखा एडजेक्टिव, नंबर 6 मैंने लिखा प्रेपोजिशन, एंड नंबर 8 मैंने लिखा, नंबर 7 मैंने लिखा कंजंक्शन, एंड नंबर 8 मैंने लिखा एन ऑब्जेक्शन। तो ये जब मैंने लिख लिया तो मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, आपने कहा सर ये तो हमारे लिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए ये कहां से आए, आपने कहा सर ये सारे के सारे वर्ड्स के नाम है, ये सारे के सारे किसके नाम है, वर्ड्स के नाम है। तो मैंने आपसे पूछा कि फिर वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फर्क है, वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फर्क है। आपने कहा सर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए मैं ऑरेंज क्या है,
वर्ड भी है, नाउन भी है। जब वर्ड है तो नाउन है, और दे क्या है, वर्ड है, प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि ये वर्ड है, प्रोनाउन है, सारे के सारे वर्ड तो है, लेकिन ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे काम कर रहे हैं। किसके तौर पे काम कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे काम कर रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या है। एक्चुअली हमारे पास जो वर्ड है, वर्ड इज आल्सो नाउन एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स हमारे लिए क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आपने हर जगह पे देखा होगा कि पार्ट्स, कहीं जगह पे किसी भी एकेडमी में आप विजिट करते हैं तो एकेडमी में आपको बताया जाता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या चीज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कोई भी वर्ड आप देखें, कोई भी वर्ड का मीनिंग होगा तो वो वर्ड्स कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो यहां तक आप देख लीजिएगा, ये आपके पास क्या है, एक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। तो फिर इंशाल्लाह मैं मजीद बात करता हूं, आप इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर मजीद बात करते हैं।